गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान के अंतर्गत रेशियो एनालिसिस यानी अनुपात विश्लेषण के अंतर्गत ओनरशिप रेशियो अर्थात स्वामित्व अनुपातों में पूंजी संरचना अनुपातों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ओनरशिप रेशियोज अर्थात स्वामित्व अनुपातों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। नंबर ए कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो अर्थात पूंजी संरचना अनुपात, नंबर बी अर्निंग रेशियो अर्थात उपार्जन अनुपात और नंबर सी डिविडेंड रेशियो अर्थात लाभांश अनुपात। नंबर ए कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो अर्थात पूंजी संरचना अनुपातों में 6 अनुपातों को शामिल किया गया है जो इस प्रकार से है। नंबर 1 डेब्ट इक्विटी रेशियो, नंबर 2 कैपिटल गियरिंग रेशियो, नंबर 3 रिजर्व टू कैपिटल रेशियो, नंबर 4 वैल्यू पर शेयर, नंबर 5 करंट लायबिलिटीज टू ओनर्स फंड रेशियो, नंबर 6 टोटल इन्वेस्टमेंट टू लॉन्ग टर्म लायबिलिटी रेशियो। इसी प्रकार जो अर्निंग रेशियो है उसमें 3 अनुपातों को शामिल किया गया है जो इस प्रकार से है। नंबर 1 अर्निंग पर शेयर, नंबर 2 प्राइस अर्निंग रेशियो, नंबर 3 कैपिटलाइजेशन रेशियो। इसी प्रकार जो सी है डिविडेंड रेशियो है उसमें 2 अनुपातों को शामिल किया गया है जो इस प्रकार से नंबर 1 पे आउट रेशियो और नंबर 2 डिविडेंड यील्ड रेशियो। आज के व्याख्यान में हम कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो अर्थात पूंजी संरचना अनुपातों के बारे में विस्तार अध्ययन करेंगे। नंबर 1 डेब्ट इक्विटी रेशियो अर्थात ऋण समता अनुपात। ऋण समता अनुपात के बारे में हम अपने पिछले व्याख्यान में पढ़ चुके हैं। इसमें यह कहा जाता है कि यह अनुपात स्वामियों द्वारा लगाई गई पूंजी और ऋणदाताओं द्वारा दिए गए उधार धन अर्थात ऋण के मध्य संबंध को प्रकट करता है। इसे ज्ञात करने का फॉर्मूला इस प्रकार से है, डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर टोटल डेब्ट बटा नेटवर्थ, या इसको इस तरह लिख सकते हैं डेब्ट बटा इक्विटी। नंबर 2 कैपिटल गियरिंग रेशियो अर्थात पूंजी दंतीकरण अनुपात। पूंजी संरचना में गत्यात्मकता और गतिशीलता वित्तीय जोखिम से उत्पन्न होती है। ये वित्तीय जोखिम भार वाली पूंजी को परिवर्तनशील भार वाली पूंजी के साथ मिलाने से उत्पन्न होती है। अर्थात इसको इतना समझ सकते हैं कि पूंजी संरचना में दंतीकरण करने से कंपनी अंशों का बाजार मूल्य सुधरता है क्योंकि इसका लाभ समता अंशधारियों को लाभांश के रूप में प्राप्त होता है। ऋणों पर एक निश्चित एवं स्थायी दर से ब्याज दिया जाता है। इसी प्रकार पूर्वाधिकार अंशों पर भी एक निश्चित एवं स्थायी दर से लाभांश दिया जाता है, परंतु समता अंश एवं प्रतिदायित्व आय अर्थात स्वामित्व कोषों पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है, वह परिवर्तनशील रहती है। अतः पूंजी दंतीकरण अनुपात स्थायी भार वाली पूंजी जिसमें ऋण पूंजी भी होती है और पूर्वाधिकार अंश भी होते हैं और अस्थायी या परिवर्तनशील भार वाली पूंजी जिसमें समतांश और प्रतिदायित्व आय होते हैं के मध्य संबंध प्रकट करता है। इसे ज्ञात करने का फॉर्मूला इस प्रकार से है, कैपिटल गियरिंग रेशियो बराबर इक्विटी कैपिटल प्लस रिटर्न अर्निंग बटा प्रेफरेंस कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लोन। नंबर 3 रिजर्व टू कैपिटल रेशियो अर्थात संचय से पूंजी अनुपात। संचय और समता पूंजी के संबंध को जानने के लिए यह अनुपात आकलित एवं विश्लेषित किया जाता है। कुल स्वामित्व कोषों के ये 2 अंग हैं, सुदृढ़ वित्तीय स्थिति और भावी विनियोग नीति की दृष्टि से प्रतिदायित्व आय अर्थात संचय और आधिक्य का व्यवसाय में होना अच्छा माना जाता है, परंतु इसकी मात्रा समता पूंजी के संदर्भ में देखने पर स्थिति स्पष्ट होती है। इसे ज्ञात करने का फॉर्मूला इस प्रकार से है, रिजर्व टू कैपिटल रेशियो बराबर रिजर्व सरप्लस बटा इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ एक बात ध्यान दें कि इस अनुपात का ऊंचा होना सुदृढ़ वित्तीय स्थिति, गतिमान प्रगति, ऊंची उपार्जन क्षमता, सुनियोजित विनियोग नीति और पूंजी बाजार में कंपनी व्यवसाय की अच्छी स्थिति का परिचायक है। नंबर 4 वैल्यू पर शेयर अर्थात प्रति अंश मूल्य। प्रति अंश मूल्य 2 प्रकार से ज्ञात किए जा सकते हैं, एक तो प्रति अंश बाजार मूल्य और दूसरा प्रति अंश पुस्तक मूल्य।
प्रति अंश बाजार मूल्य अर्थात मार्केट वैल्यू पर शेयर ज़्यादा व्यवहारिक है, परंतु प्रति अंश पुस्तक मूल्य अर्थात बुक वैल्यू पर शेयर का आकलन ज़्यादा सरल और स्वाभाविक है, क्योंकि प्रकाशित वित्तीय विवरणों से कंपनी का पुस्तक मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। सामान्यतया प्रति अंश पुस्तक मूल्य का एक ऐसा मूल्य होता है जो अंशधारियों को कंपनी के समापन पर प्राप्त हो सकता है। इस मूल्य के आधार पर अंशधारी कंपनी में अपना पुस्तक मूल्य स्वामित्व का पता लगाते हैं और अन्य प्रतियोगी कंपनी के पुस्तक मूल्य से तुलना कर कंपनी में स्वामित्व और विश्लेषण करते हैं। यह मूल्य जितना अधिक होता है उतना ही स्वामित्व अधिक माना जाता है एवं उनकी व्यक्तिगत विनियोग नीति को ही उतना ही सफल समझा जाता है। इसे ज्ञात करने का फॉर्मूला इस प्रकार से है, बुक वैल्यू पर शेयर बराबर ओनर्स फंड बटा नंबर ऑफ इश्यूज शेयर, अर्थात जितने अंश निर्गमित किए गए हैं उनका इसमें भाग दिया जाता है। नंबर 5, करंट लायबिलिटीज टू ओनर्स फंड रेशियो, अर्थात चालू दायित्वों पर स्वामित्व कोष। कंपनी व्यवसाय के चालू दायित्वों का स्वामित्व कोषों से संबंध जानने के लिए यह अनुपात ज्ञात किया जाता है। इस अनुपात का कम होना अच्छा माना जाता है। एक ऊंचा अनुपात व्यवसाय में अल्पकालीन दायित्वों का अधिक होना बताता है। इससे अल्पकालीन ऋणदाताओं की जोखिम बढ़ जाती है और दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करने में कंपनी को असुविधा होती है। स्वामित्व कोषों की तुलना में अल्पकालीन ऋणों की मात्रा कम रखना अच्छा माना जाता है। इसे ज्ञात करने का फॉर्मूला इस प्रकार से है, करंट लायबिलिटीज टू ओनर्स फंड्स रेशियो बराबर करंट लायबिलिटीज बटा ओनर्स फंड। नंबर 6, टोटल इन्वेस्टमेंट टू लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज रेशियो, अर्थात कुल विनियोग पर दीर्घकालीन दायित्व अनुपात। व्यवसाय के कुल दीर्घकालीन कोषों अर्थात लॉन्ग टर्म फंड्स को व्यवसाय की विभिन्न संपत्तियों में विनियोजित किया जाता है। कुल विनियोजित कोषों में अर्थात कुल दीर्घकालीन कोषों में दीर्घकालीन दायित्व कोष और स्वामित्व कोष शामिल किए जाते हैं। अतः कुल विनियोग दीर्घकालीन दायित्व अनुपात कंपनी व्यवसाय के ऋणदाताओं और स्वामियों दोनों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अनुपात है। यह अनुपात दीर्घकालीन विनियोजित कोषों का दीर्घकालीन दायित्वों के साथ विद्यमान संबंध प्रकट करता है। इसे ज्ञात करने का फॉर्मूला इस प्रकार से है, टोटल इन्वेस्टमेंट टू लॉन्ग टर्म लायबिलिटी रेशियो बराबर टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स बटा टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। यहाँ एक बात ध्यान दें, इस अनुपात का ऊंचा होना ऋणदाताओं की जोखिम को कम करता है और अंशधारियों को कोषों की सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार आज के व्याख्यान के अंतर्गत हमने ओनरशिप रेशियो अर्थात स्वामित्व अनुपातों के अंतर्गत पूंजी पर आधारित अनुपातों के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।